दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी दूसरी क्लास संरचनावाद को बहुत अच्छे से किया था और आज हम करेंगे प्रकारवाद मतलब फंक्शनलिज्म को। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने अपनी दूसरी क्लास में ले ही लिया था और आज हम पढ़ेंगे संरचनावाद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण जो विधियाँ हैं, ठीक है। और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ेंगे और कुछ किताबें जो इससे महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि प्रकारवाद क्या है। जो पहला महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट इज फंक्शनलिज्म। तो 1890 के दशक में संरचनावाद के विरोध में प्रकारवाद की शुरुआत हुई, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है, आपको बस याद रखना है किसके विरोध में था, तो संरचनावाद के विरोध में था, ठीक है। इसकी शुरुआत की थी विलियम जेम्स ने, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहे जाते हैं ना, ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, विलियम जेम्स, ठीक। और इसके अलावा बस इतना ही याद रखना है कि इसके जो असली जनक थे प्रकारवाद के, वो विलियम जेम्स थे। इनका इस संप्रदाय का मूल विचार यह है कि यह संप्रदाय इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं उसे वातावरण में समायोजन करने में कैसे मदद करती हैं, ठीक है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है और उसके मस्तिष्क द्वारा जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो उसे वातावरण में कैसे समायोजित करती हैं, ये इसका मूल विचार था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये किससे प्रेरित था, तो ये चार्ल्स डार्विन के विकासवाद से प्रेरित था। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे शरीर के अंग जीवित रहने के लिए विकसित हुए, ठीक है, विकसित हुए का मतलब अडॉप्ट किया, उन्होंने अनुकूलन किया, ठीक है। तो वैसे ही चेतना भी जीवित रखने और समस्याओं को सुलझाने के लिए विकसित हो जाती है, अडॉप्टेशन कर लेती है, अनुकूलन कर लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका मुख्य प्रश्न यही होता है कि चेतना का क्या कार्य है, ठीक है। चेतना क्या कार्य करती है, ये नहीं पूछती कि चेतना क्या है, ये नहीं जानना चाहती, ठीक है। चेतना जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। चेतना काम कैसे करती है, ठीक है, फंक्शन कैसे करती है, ये होता है प्रकारवाद में, और इसी वजह से इसको कहा गया फंक्शनलिज्म। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। यही रीजन था फंक्शनलिज्म बोलने का, प्रकारवाद बोलने का। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। तो 1890 में जो ये विलियम जेम्स साहब थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, उसका नाम आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो उसने इस संप्रदाय की नींव रखी, ये बात याद रखिएगा, 1890 में उन्होंने लिखी थी। इन्होंने इसमें चेतना के प्रवाह मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की और बताया कि मानसिक प्रक्रियाएं जीवन के लिए कितनी उपयोगी हैं, ठीक है। बस आप इतना सुन लीजिए बस। अब आगे लिखित तथ्य की ओर चलते हैं। ये आपके सामने प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं प्रकारवाद के, ठीक है। इतने ही नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं इस चित्र में कि ये दो धड़ों में बटा हुआ है, और वो दो धड़ कौन से हैं। एक है आपका शिकागो संप्रदाय, शिकागो स्कूल। दूसरा है आपका कोलंबिया संप्रदाय, कोलंबिया स्कूल। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फंक्शनलिज्म दो धड़ों में बटा, एक था शिकागो संप्रदाय और दूसरा था कोलंबिया संप्रदाय। अब इन संप्रदायों में जो वैज्ञानिक थे उनको भी याद रखना है। ये हैं आपके विलियम जेम्स, इनको आप अलग अलग नामों से पा जाओगे, आधुनिक मनोविज्ञान के भीष्म पितामह, प्रकारवाद के वास्तविक जनक, ठीक है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। विलियम जेम्स, इसी में आता है ईएल थॉर्नडाइक का भी नाम, ठीक है। इन्होंने जो आपने थॉर्नडाइक की थ्योरीज वगैरह पढ़ी होंगी, उनके नियम भी पढ़े होंगे, ठीक है। और आरएस वुडवर्थ का भी नाम आता है, तो इनको भी अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। इधर चलें शिकागो संप्रदाय की तरफ। तो शिकागो संप्रदाय में आते हैं जॉन डीवी साहब, ठीक है। इन्होंने 1896 में रिफ्लेक्स आर्क पर लेख लिखा था और जेम्स एंजेल सिद्धांतों को इन्होंने व्यवस्थित किया था। शिकागो संप्रदाय मतलब इन्होंने फंक्शनलिज्म के ही सिद्धांतों को इन्होंने व्यवस्थित किया था, ये बात समझिएगा। और हार्वेकर थे जिन्होंने इसको चरमोत्कर्ष में पहुंचाया। ये सारे पॉइंट आपको याद नहीं रखने, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस इनके नाम याद रखने हैं और ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। 1896 में रिफ्लेक्स आर्क पर इन्होंने लेख लिखा था। अभी ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। बहुत अच्छे से समझिएगा। आप उद्दीपक जानते होंगे, जब किसी को देख के हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं किसी चीज़ को या किसी से जुड़ी हुई कोई हमारा मोमेंट होता है, ठीक है, तो वो स्टिमुलस होता है, ठीक है। इसी को देख के आप कोई प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी ऐच्छिक प्रतिक्रिया हो या अनैच्छिक प्रतिक्रिया हो, ठीक है। तो जब हमारा शरीर किसी स्टिमुलस को देखता है, ठीक है, या उसके प्रति अचानक तीव्र और अनैच्छिक, क्या अनैच्छिक, ये शब्द याद रखिएगा, अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक प्रतिक्रिया देता है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। मतलब ये आपकी इच्छा से नहीं है, ये अचानक से आई हुई क्रिया है जो अचानक से हो रही है और आपकी इच्छा से नहीं हो रही, इसलिए कहते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। लेकिन इसी क्रिया के दौरान जो रास्ता बनता है हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है, हमारे तंत्रिका तंत्र में जो रास्ता बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है।
अब आइए बस समझ में, जो रास्ता बनता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यही उनका सिद्धांत था। बस आसान शब्दों में आपको इतना जानना है, ठीक है, ये आपने जान लिया, इतना बहुत है। तो अगर एग्जाम में आता है कि द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट किसका था, द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट या साइकोलॉजी, पूरा नाम ही लिख देता हूं, द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, ये किसका लेख है, तो ये है आपके जॉन डीवी साहब का। ये बात याद रखिएगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने इसे एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट माना था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, कोई टीचर बता ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होने चाहिए। कोऑर्डिनेटेड यूनिट की तरह इन्होंने इसको माना था, बस इतना सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रकारवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को डिस्कस कर लेते हैं। इनको सिर्फ ऊपर ऊपर ओवरव्यू हमको लेना है। चेतना का प्रवाह, विलियम जेम्स के अनुसार चेतना को अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता जैसे संरचनावाद करता था, ठीक है। यह एक निरंतर बहती धारा है, ये टूट नहीं सकता, ठीक है। अनुकूलन, मानसिक प्रक्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति को उसके वातावरण के अनुकूल बनाना है। जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है, कि उस व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल बनाना है। ये ऐसा मानना किसका था, आपके फंक्शनलिज्म का, ठीक है। इसके बाद बात करें उपयोगितावाद, प्रैग्मेटिज्म, वही ज्ञान या व्यवहार सार्थक है जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो, ठीक है। इसके बाद अधिगम, इन्होंने सीखने की प्रक्रिया पर सबसे अधिक जोर दिया क्योंकि सीखना ही हमें वातावरण में ढलने में मदद करता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। हाँ, एक चीज और, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी रहेगा, तो आप वहां से इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। विलियम जेम्स का संवेग थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सिद्धांत, हम पहले शारीरिक प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बाद संवेग हमें महसूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद संवेग हम महसूस करते हैं, मतलब पहले आप शारीरिक प्रक्रिया करोगे, उसके बाद इमोशन महसूस होंगे आपको। हम दुखी हैं इसलिए नहीं रोते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम दुखी हैं इसलिए नहीं रोते हैं, बल्कि हम रो रहे हैं इसलिए हमें दुख महसूस होता है, ऐसा मानना था विलियम जेम्स का, ठीक है। ये इनकी थी संवेग थ्योरी, ठीक है। विलियम जेम्स की जो संवेग थ्योरी है उसमें यह है कि हम दुखी हैं इसलिए नहीं रोते हैं, हम रो रहे हैं इसलिए हमें दुख महसूस होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने क्रम दिया था उत्तेजना, शारीरिक प्रतिक्रिया और संवेग। पहले कोई उत्तेजना होगी, उसके बाद हम कोई शारीरिक प्रक्रिया करेंगे, फिर हमारे संवेग बाहर आएंगे, ठीक है। ये हमें महसूस होंगे, मतलब आपको महसूस बाद में होता है, इनका ऐसा मानना था, ठीक है। आई होप ये बात भी क्लियर होगी। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, वरना पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें प्रकारवाद की विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, प्रकारवाद की विधियां। बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी विचारधारा तब तक अधूरी है जब तक उनकी अपनी कोई विधियां ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसको अगर प्रयोगशाला से बाहर लाना था तो इन्हें अपनी विधियां भी देनी थी। तो पहली है मॉडिफाइड इंट्रोस्पेक्शन, इसके प्रतिपादक स्वयं विलियम जेम्स थे, ठीक है। कौन थे, स्वयं विलियम जेम्स थे। और आगे बात करें विवरण, संरचनावाद की तरह ये कठोर नहीं थी, बल्कि मानसिक अनुभवों को समझने का एक व्यवहारिक तरीका था। ये क्या था, संरचनावाद की तरह ये कठोर नहीं थी, ये मानसिक अनुभवों को समझने का एक व्यवहारिक तरीका था। फिर बात करें, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये सेक्शन अलग है, यहाँ से ये सेक्शन अलग होता है। निरीक्षण या प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये किसका था, जॉन डीवी और एंजल का था, ठीक है। व्यवहार को स्वाभाविक परिस्थितियों में देखिए, ठीक है, इसी से बाल मनोविज्ञान आगे आपका बढ़ा है, ठीक है। जॉन डीवी, ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब व्यवहार को स्वाभाविक परिस्थितियों में देखना कि कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये है आपका, ओके। आई होप ये बात भी क्लियर होगी। इसके बाद बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था, ये हाईलाइट करना मैं भूल गया था इसको ब्लैक कलर से। ये प्रतिपादक है, इसके प्रतिपादक थे हार्वेकर और थॉर्नडाइक, ठीक है। प्रायोगिक विधि के, प्रयोगशाला में पशुओं और मनुष्यों को सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया, जैसा कि आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अध्ययन किया था, ठीक है। फिर आती है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि क्या है, इसके भी प्रतिपादक कौन थे, विलियम जेम्स। बच्चों, वयस्कों और पशुओं के व्यवहारों के बीच तुलना करना। देखिए आपको ये फैक्ट याद करना है, ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। प्रकारवाद की आलोचना हुई, क्यों इसकी आलोचना हुई, यह संप्रदाय खत्म क्यों हुआ और व्यवहारवाद क्यों आया, इसमें स्पष्टता की कमी थी, ठीक है। संरचनावादियों ने कहा, अब भाई सबको एक दूसरे की आलोचना करते ही करते हैं, तो संरचनावादियों ने इनसे कहा कि प्रकार शब्द की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक है, और ये सच था, इन्होंने अपनी परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं रखी। अत्यधिक व्यवहारिक, यह संप्रदाय शुद्ध विज्ञान बनने के बजाय उपयोगिता पर इतना ज्यादा केंद्रित हो गया कि इसने वैज्ञानिक कठोरता ही खो दी। ये अपने आप को सिद्ध करने में इतना लग गए कि इन्होंने स्पष्टता नहीं रखी अपने आप में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ।
प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी। मनोविज्ञान में आदत पर सबसे पहले विचार किया विलियम जेम्स ने। शिकागो स्कूल का मुख्य जोर था मानसिक प्रक्रिया पर। कोलंबिया स्कूल का मुख्य जोर था व्यक्तिक विभिन्नता और अधिगम पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, इन्हें बस आपको पढ़ना है और रटना है। ठीक है, समझने जैसा कुछ भी नहीं है। यूपी टेट एग्जाम मोस्ट ऑफ रटने पे बेस्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आप थ्योरी नहीं समझ सकते क्योंकि ये सीटेट की तरह नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये भी आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की पुस्तक है, मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी 1896 में आई, जॉन डीवी का लेख है, प्रकारवाद की नींव है इसमें। साइकोलॉजी जेम्स एंजल की बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। और द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की बुक है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब एक प्रैक्टिस सेट है छोटा सा 12 प्रश्नों का, उसको भी हम कर लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, अभी अभी हमने जाना था विलियम जेम्स थे। ठीक है, नेक्स्ट 1890 में प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो वो भी विलियम जेम्स थे। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब DSSB में आए हुए प्रश्न है और DSSB के प्रश्न आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी टेट एग्जाम में। ठीक है, चेतना का प्रवाह की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? मैं फिर से प्रश्न को रिपीट करता हूं। चेतना का प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रकारवाद मतलब फंक्शनलिज्म से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी आप इसको कर देंगे, पर जब ये सेट ऑफ फॉर्म में क्वेश्चंस के सेट ऑफ फॉर्म में अलग से मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे आपको मिल रहा है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की संरचना ना होकर उसके कार्यों का अध्ययन होनी चाहिए, यह विचार किसका है? प्रकारवाद का विचार है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट जहां पे लगने हैं उतने वो कॉन्सेप्चुअल बातें भी आपको बता दी गई हैं और मेरा यकीन मानिए इतने क्वेश्चंस के अलावा संरचनावाद से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये उच्चतम लेवल है और मैंने तो शायद 20-25 मिनट बोला था, शायद ये 15-20 मिनट के अंदर ही ये क्लास निपट जाएगी आपकी। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना है संरचनावाद में, मैं बार बार प्रकारवाद में मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट, शिकागो संप्रदाय के प्रमुख वैज्ञानिक जिन्होंने प्रकारवाद को औपचारिक रूप दिया, कौन थे जिन्होंने प्रकारवाद को औपचारिक रूप दिया? तो वो थे जॉन डीवी और जेम्स एंजल। ठीक है, जॉन डीवी और जेम्स एंजल, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, लिस्ट आपके पास ही है। आगे बढ़ें। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये मैंने ऊपर नहीं बताया था क्योंकि मैंने सोचा था कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के माध्यम से कर लेंगे, तो ये जॉन डीवी ने दिया था, इन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस कहा था और सिर्फ यही आता है। ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस में। नेक्स्ट, प्रकारवाद का मुख्य बल बालक के किस पक्ष पर होता है? तो वातावरण के साथ अनुकूलन करने में होता है, प्रकारवाद ये मानता था और बहुत ज़्यादा जोर भी देता था इस पर। ठीक है, नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग और प्रगतिशील शिक्षा की नींव किसने रखी? ठीक है, फिर से बात करते हैं हम। लर्निंग बाय डूइंग और प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फाउंडेशन किसने रखी? तो वो प्रकारवाद ने रखी। ठीक है, प्रकारवाद ने ही इसकी नींव रखी। संवेग का जेम्स लेंजे सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जेम्स लैंग थ्योरी किससे संबंधित है? आपको ये बताना है संवेग की। तो क्या ये शारीरिक बनावट से संबंधित है, शारीरिक प्रतिक्रिया और संवेगात्मक अनुभव से संबंधित है, बुद्धि के विकास से संबंधित है या नैतिक विकास से संबंधित है? तो जेम्स लैंग थ्योरी क्या है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये शारीरिक प्रतिक्रिया और संवेग के अनुभवों से संबंधित है। पहले आप शारीरिक प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद आपको संवेग अनुभव होता है, ऐसा ये थ्योरी कहती है। ठीक है, नेक्स्ट, SOR, इसको थोड़ा सा समझाना भी है मुझे, आपको एक्सप्लेन करना है। SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल के प्रणेता RS वुडवर्थ किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये फंक्शनलिज्म के समर्थक थे। इसी प्रश्न में 2-3 प्रश्न हैं आपके, ये बात समझ में शायद आपको आ रही होगी। तो पहले SOR के बारे में थोड़ा बात कर लेते। तो इसके जो प्रणेता थे RS वुडवर्थ, उन्होंने ये बताया कि ये जो SOR है आपका स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, इसमें होगा क्या कि ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होते हैं, इन्होंने 2 बातें की। पहले क्या था, SR के बारे में बात होती थी कि कोई स्टिमुलस होगा, उसके बाद हम कोई रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। ठीक है, और उससे संवेग बन रहे होंगे, है ना, अभी अभी हमने जाना था। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है तो कोई जीव होगा और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रतिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, आपको नाम ही याद रखना है। ठीक है, अगर स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है तो ये ऑर्गेनिज्म उस जीव पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि प्रतिक्रिया करनी है कि नहीं करनी। बस इतनी सी बात है इसमें। आई होप ये बात क्लियर होगी। 1896 में प्रकाशित लेख द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन डीवी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। और इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। आगे बात करें,
प्रकारवादियों ने चेतना के अध्ययन के लिए किस विधि का समर्थन किया? अब इसका आंसर कौन देगा? अभी आपने इतना पढ़ा है, प्रकारवादियों ने चेतना के अध्ययन के लिए किस विधि का समर्थन किया? बताइए। आपका सही आंसर है अंतर्दर्शन और प्रेक्षण। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। सिर्फ केवल अंतर्दर्शन नहीं होगा, है ना। और इस क्लास में इतना ही था। यहाँ पे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे। ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर क्लास आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।